दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं के एल जोशी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, देश और दुनिया इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण के नए आंकड़े में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी नियंत्रित हो रहा है। लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है। इसके अलावा एक नई चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में भी उभरी है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीपी पांडे। डॉक्टर पांडे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जोशी। जैसे कि मैं बात कर रहा था कोरोना की तीसरी लहर की, ये तीसरी लहर क्या वास्तविकता है और कब आएगी और इसका बच्चों पर क्या असर होगा? दरअसल वायरस की जब भी नई बीमारियां शुरू होती हैं तो यह लहर के रूप से प्रभावित करती हैं। लहर का मतलब अगर हम समझें तो लहर रहता है जिसमें कि सबसे पहले लोगों को संक्रमण हो जाए। उन व्यक्तियों में संक्रमण होने के बाद वे ठीक होने लगते हैं, लेकिन वे ठीक होते होते इसी बीमारी को दूसरे लोगों को और प्रभावित करके चले जाते हैं। इसलिए अधिकतर यह देखने में आता है कि पहली लहर जो रहती है वो थोड़ी कमज़ोर रहती है, क्योंकि उससे कम लोग प्रभावित होते हैं। मगर धीमे धीमे यही संक्रमित लोग जब एक सामान्य लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद और एक वायरस में लगभग 6 से 12 हफ्ते के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, जिसको हम दोबारा दूसरी लहर कहते हैं। जैसे कि इस समय हम सभी भारतवर्ष में दूसरी लहर को देख चुके हैं, लेकिन दूसरी लहर में से जो ये कम होना शुरू हुआ है, तो लहर कम होने का मतलब भी आप समझ लें बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। जो ठीक होने वाले थे, जिनकी संख्या लगभग 98% से भी ज़्यादा थी, वे ठीक हो चुके हैं। 1.5% के आसपास व्यक्ति इससे नहीं बच पाए हैं। तो जब एक बहुत बड़ी संख्या इससे प्रभावित हो गई, ठीक हो गई, उसको हम बोलते हैं दूसरी लहर, जिसका कि इस समय थोड़ा सा कम संख्या के मरीज हम देख रहे हैं। तीसरी लहर जो हम इसकी अब सस्पेक्ट करेंगे वो लोग रहेंगे जिनको पहली और दूसरी लहर में इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अब इस बीच में क्या हुआ जोशी, हमको ये समझना पड़ेगा कि इस बीच में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बन चुकी है और एक करोड़ों की संख्या में हम अपने नागरिकों को वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। तो जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उन्हें, और जिन्हें वैक्सीनेशन लग चुका है उन्हें, अब यह संक्रमण नहीं होगा। अब रहे वो लोग जो इससे बचे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है जी। और अभी भी कई लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन होना बाकी है। 18 से 45 वालों को बाकी है दैट्स जी। राइट। तो तीसरी लहर में धीमे धीमे उनमें प्रभाव आएगा। अब क्या होगा कि दूसरी लहर जब तक बहुत ज्यादा पीक पे थी, तब तक बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी तरफ से बचाव के साधनों को अपनाने में रुचि दिखाई थी और शासन ने भी अपनी तरफ से कई लॉकडाउन लगाए थे। अब लॉकडाउन हट रहा है धीमे धीमे, तो अब संक्रमण की संभावना तब बढ़ेगी जब अभी तक के असंक्रमित लोग धीमे धीमे फिर से संक्रमित होना शुरू होंगे। इसको हम तीसरी लहर बोलते हैं। तो तीसरी लहर की संभावना जो हम सोच रहे हैं वह जुलाई या अगस्त में कभी आ सकती है, जिसमें कि हम यह मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग तो नहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बचे हुए लोगों में इसके संक्रमण की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जी। डॉक्टर पांडे, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर अधिक होगा। ये कितनी वास्तविक आशंका है? इसका वैज्ञानिक तथ्य तो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनवरी में जब से हमारे भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सबसे पहली प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और प्लस 60 ईयर्स वाले जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको इंजेक्शन लगाए गए। इसके बाद की लहर में 45 वर्ष से ऊपर जिनको कोई भी बीमारी थी उनको इंजेक्शन लगाए गए या वैक्सीनेट किया गया। अब 18 से 15 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब सिर्फ एक ही समूह बचा है जो कि कम से कम 22 से 25% लोगों का बच्चों का समूह है, वो है 18 वर्ष तक के बच्चे। इनमें होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो कोरोना वायरस है यह अनूठा और नया वायरस है। जिस जिस भी व्यक्ति में इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है या वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उसमें एक बार तो ये होगा ही। तो इसलिए भी कहा जा रहा है अब बच्चों में ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे ही तो हैं जिनमें अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जी। छोटी उम्र के बच्चे जिनको कई वैक्सीनेशन लगते रहते हैं, यह माना गया है कि उनमें कई वैक्सीन लगने के कारण से कुछ एंटीबॉडीज रहती हैं, जिससे कि उनमें बीमारी जल्दी नहीं होती। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा अब बच्चों को बचाना, खास तौर से जो 8 से 12 या 14 वर्ष के बच्चे हैं। तो इसमें ज्यादा बच्चे देखे जा सकते हैं। वास्तविक स्वरूप क्या रहेगा यह तो बीमारी के आने के बाद ही हम सबको पता पड़ेगा। जी। लेकिन बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अभी से, ताकि ये इसका असर कम से कम हो? देखिए, बहुत ही सही सवाल है। बच्चों को प्रिकॉशन असली तो तभी मिलेगी जब उनके साथ रहने वाले सभी बुजुर्ग और बड़े लोग, उनके माता पिता, उनके घर में रहने वाले लोग
जब वे स्वयं अच्छी तरह से वैक्सीनेट हो चुके होंगे। तो मास लेवल पर वैक्सीनेशन और इसका बिना किसी सोच के, बिना किसी रोक के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना ही इसका डेफिनेट एक उपाय रहेगा। क्योंकि अगर 60 से 70% जनरल लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो आप ये मान के चलिए वही इन बच्चों को भी गंभीर रूप से संक्रमित होने से बचाएगी। डॉक्टर पांडे, भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने 2DG नामक एक दवा विकसित की है कोरोना, ये कितनी कारगर है? क्या माना जाए कि एक चमत्कारिक दवा साबित हो रही है? जोशी जी, दरअसल पिछले 1.5 वर्ष के समय में हम लोगों ने इतनी दवाओं को लॉन्च होते हुए देखा है और इतनी दवाओं को क्रॉस एग्जामिन करके एक मुख्य धारा से हटते हुए देखा है कि हम तो इस समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से खोल के रखते हुए किसी भी दवा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारे DRDO की ये जो दवा है इसका वैज्ञानिक तथ्य है, इनका यह कहना है कि वायरस के अंदर जाकर के यह वायरस की वृद्धि को पूरी तरह से रोक देती है। तो हम लोग स्वयं भी इसके लिए बेहद उत्साहित हैं, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि यह दवा जिसकी उपलब्धता पहली बात तो हमारे देश के जनसंख्या के हिसाब से हो, दूसरा इसको सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से यूज किया जाए। क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य बोलता है कि जब वायरस बढ़ रहा होता है तभी ये उसमें असर करेगी। मतलब सिम्टम शुरू होने के पहले दिन से लेके 8वें-9वें दिन तक ही ये दवा असर करेगी, इस बीच ही दे दी जाए तो वायरस की ग्रोथ को रोकेगी। तो हम सब चाहते हैं कि इस दवा का सही तरह से उपयोग हो और इसके इतने सकारात्मक परिणाम आए कि जिस व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव आता है उसको ये दवा देकर के हम उसको गंभीर रूप से बढ़ने से पूरी तरह से रोक सकें। यह दवा वैज्ञानिक है और इसके लिए हम लोग वास्तव में अपनी पूरी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ में इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। डॉक्टर पांडे, ये दवा 2DG किस फॉर्म में आ रही है? ये पाउडर है या टेबलेट है? दूसरा, इसको किस स्टेज पे देना चाहिए मरीज को? दरअसल यह पाउडर के फॉर्म में आती है और यह दवा जिन पाउडर्स में आती है तो उसको पाउडर को 2 भाग में विभाजित करके सुबह और शाम को दिया जाता है। यह 5 दिन का कोर्स रहता है और इस दवा को लेने के बाद यह माना जाता है कि वायरस की वृद्धि रुक जाएगी। और मैं यहाँ पे पुनः बताना चाहूँगा कि वायरस की वृद्धि शरीर में आने के बाद 9 से 10 दिन तक ही होती है। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हों तो उस व्यक्ति में यह दवा किसी भी तरह से दी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यह असरकारी नहीं रहेगी। अर्थात शुरुआत के दिनों में ही इसको दे दिया जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि यह आसानी से ओवर द काउंटर उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए डॉक्टर अपने मरीजों के लिए अलग से एक अनुमति पत्र देते हैं, जिसके बाद ही DRDO से सीधे दवा उनके पास आती है। जी डॉक्टर पांडे, अब बात करते हैं टीकाकरण की। हमारे देश में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो क्या ये माना जाए कि जिनको 2 डोज लग चुके हैं दवा को, उनको कोरोना नहीं होगा? क्या ये माना जाए? दरअसल ये नहीं माना जा सकता कि उनको कोरोना नहीं होगा। उसका कारण यह है कि यह जो वैक्सीन अभी डेवलप हुई हैं, इनके अभी तक के वैज्ञानिक तथ्य जितने हमारे पास आए हैं उनमें यह देखा जा रहा है कि दोनों डोज लेने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 81 से 90% तक ही ये कोरोना को रोक पाने में सफल हो रही हैं। अर्थात 10% लोगों में अभी भी संभावना रहेगी कि कोरोना से ये संक्रमित हो जाएं। लेकिन 90% तक लोग बच सकते हैं। 90% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जिसको कि हम ये मान के चलें कि 90% लोग अगर से सेफ हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को तो हमने बचा ही लिया। मगर जानने लायक तथ्य ये कि ये जो बचे हुए लोग जिनमें अगर कोरोना का दूसरा संक्रमण देखने में आ भी रहा है, तो हम लोग कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कोरोना का संक्रमण हो चुका है, मगर उसके संक्रमण की गंभीरता और निमोनिया का होना या उसे खून के थक्के का बनना सामान्य पॉपुलेशन से बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। 2-3 चीजें याद रखें, गंभीर निमोनिया नहीं होता, गंभीर बीमारी नहीं होती, अधिकतर मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और अगर उनमें कोई और पहले से रोग उपलब्ध ना हो तो व्यक्ति एक सामान्य वायरल फीवर की तरह से ही ठीक हो रहा है। तो वैक्सीनेशन तो हम सब लोगों को 100% करा ही लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद अगर होगा तो भी बहुत हल्का होगा। बहुत हल्का हो रहा है, बहुत हल्का होता है। मैंने बोला सामान्य वायरल बुखार की तरह से ही ये ठीक हो जाता है। तो इसकी गंभीरता कम कर देती है वैक्सीन, और अधिकतर केसेस में यह बहुत लंबे समय तक असर करता है। तो जब तक ये पहली वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए तो वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास इस समय कोई उपाय है ही नहीं। जी, वैक्सीनेशन के जैसे 2 डोज अगर किसी ने लगाए तो कितने दिनों तक उसका असर रह सकता है? अभी आप सभी देख रहे हैं कि वैक्सीन हमारे देश में जनवरी से शुरू हुई है। दरअसल अमेरिका और इंग्लैंड में भी ये नवंबर-दिसंबर से ही शुरू हुई थी। मतलब 6-7 महीने का ही समय हुआ है कुल इस वैक्सीन को आए हुए, और इसकी उपयोगिता
आप मान के चलिए कि लगभग 100% उपयोगी पाई जा रही है वैक्सीन। तो ये 6-8 महीने तक तो लोग आराम से निकाल ही रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार की एंटीबॉडीज इसमें बन रही हैं और अगर ये एंटीबॉडीज कम भी होना शुरू होती हैं तो कम से कम 8 माह से लेके 1 वर्ष के लिए तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से कोरोना को रोकने में सक्षम रहेगा। ये अभी की रिसर्च है, समय ही बताएगा कि और कितने लंबे समय तक असर करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए, कि शायद कुछ ही समय बाद एक बूस्टर हम सभी को और लगाना पड़ेगा, जिसको लेकर के 1 से 1.5 साल के लिए हम कोरोना से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। और आप मान के ही चलें कि कोरोना एक इस प्रकार का वायरस है जो अपने आप को बचा के रखने के लिए अपने शरीर में नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। इसीलिए विकसित देशों में भी हर वर्ष इसका एक ना एक वैक्सीन नया आता ही है, जिनको फ्लू जैब्स की तरह से बुजुर्ग लोग और ऐसे लोग जिनको कोई और बीमारी है वे हर वर्ष लगवाते हैं। उनको बोलते हैं फ्लू जैब्स। तो फ्लू जैब्स हम भी लगवाएंगे कुछ साल तक। अगर आपको याद हो तो कुछ वर्ष पहले जब स्वाइन फ्लू का काफी प्रकोप हमारे क्षेत्र में हुआ था तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को वैक्सीन रिकमेंड की थी। वह वैक्सीन हर साल में अपने नए वायरस के बदले हुए स्वरूप के लिए बनाई जाती थी, जिसको कि हम लोग उन लोगों को देते थे जिनमें भी उस वैक्सीन की आवश्यकता थी। जी, निश्चित रूप से आप वीपी पांडे सर, आपने सही कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। अब बात करें एक नई चुनौती की, ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। ये किन लोगों में ज़्यादा हो रहा है और इससे क्या लक्षण? जोशी जी, ब्लैक म्यूकर ने वास्तव में हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। ब्लैक म्यूकर एक सामान्य रूप से रहने वाला फंगस है जो कि वातावरण में उपस्थित रहता है। जैसे कि हमारे इस कमरे में भी ब्लैक म्यूकर अपने स्पोर्स के फॉर्म में उपलब्ध है। यह हमारे साथ सांस से, नाक से अंदर जाता है, मुंह से अंदर रहता है, लेकिन यह बीमारी नहीं करता है क्योंकि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। जिन व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको ही ये प्रभावित करता है और यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह कम से कम 70, 80, 100 साल से जाना हुआ फंगस है, जिसके के लिए उपलब्ध जो दवा है वह भी पिछले 62 साल से इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं, इतने बड़े पैमाने में तो विश्व में कहीं भी नहीं देखा गया है। यह देखा जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना के दूसरी लहर के बाद 7 से लगभग 40 दिन के बाद कई मरीजों को, जिनको कि या तो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या उनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं या वे गंभीर भी रहे हैं, तो उसके बाद वे जब ठीक हो गए हैं कोरोना से, तब जाकर के ब्लैक म्यूकर उनके नाक में पपड़ी के द्वारा बहुत बड़े बड़े घाव कर रहा है, मुंह में घाव कर रहा है, दांतों को डैमेज कर रहा है, दांतों के साथ में जो जबड़े की मसल्स है उसको भी डैमेज करता है, आंख में चला जाता है नीचे से हड्डी के द्वारा ऊपर, आंख में जाकर के आंखों की दृष्टि बाधित करता है, वहां से बोन जो हमारी स्कल की है उसको भी डैमेज करके वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से नाक, आंख, कान, मुंह और दिमाग इन सबको प्रभावित कर रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह जो बीमारी है यह हमारे कोविड से भी ज्यादा प्राणघातक है। कोविड में तो जैसे हम देखते ही हैं कि 100 में से 98% मरीज हमारे बचते हैं। इस बीमारी में अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए तो 35 से लेके 50% तक मृत्यु की संभावना रहती है। इसलिए हम इन मरीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। डेथ रेट ज्यादा है इसका? हाँ, इसका डेथ रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर यह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है तो जो रक्त में बीमारी फैलने के बाद, जिसे हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल ही हो जाता है। इसलिए उसको सही समय पर पहचान करके जल्दी ही उसका इलाज होना चाहिए। जी, जिसको कोरोना हुआ है क्या उसको ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा मानी जाए? अभी तो बिल्कुल निसंदेह जिनको कोरोना हुआ है उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। इसका परसेंटेज हम तब बता पाएंगे जब हमारे यहाँ से कोरोना के पूरे मरीजों का रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए कि इतने लोगों को कोरोना हुआ था और उनमें से इतनों को ब्लैक फंगस हुआ। यह बता पाना मुश्किल है कि यह कितने लोगों को हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंदौर जिसकी जनसंख्या लगभग 30-40 लाख के आसपास होगी, उसमें साल भर में मुश्किल से 3 से 5 पेशेंट्स आया करते थे पहले ब्लैक फंगस के। इस समय आज शायद 1100 के आसपास पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से लगभग सभी को कोरोना हुआ है। लेकिन आपको यही बता दें कि इनमें से कई पेशेंट ऐसे भी थे जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिन्हें स्टेरॉइड्स नहीं मिले, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि उनको कभी कोरोना हुआ या नहीं। ऐसे 5 मरीजों की हम लोगों ने पूरी जांच की है और जांच करने के बाद यह देखा गया कि जब हमने उनका एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो उनमें कोरोना एंटीबॉडी
पॉजिटिव पाया पाई गया। गई। इसका मतलब उनको कोरोना हो चुका था। कोरोना हो चुका था जोशी जी, और उसके साथ कोरोना वास्तविक रूप में इतना कमजोर था कि उन्हें उससे कोई दिक्कत हुई नहीं, उनको पता ही लेकिन ब्लैक फंगस अब उनमें दिक्कत के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम सभी इलाज करने वाले डॉक्टर्स और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक अच्छी खासी सोच कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या कारण होंगे। मेरे ख्याल से कुछ समय में ही हमको पूरी इसके बारे में जो सही जानकारी वो मिल पाएगी कि क्या करना है। जी, निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, मधुमेह की बात करें, मधुमेह और म्यूकरमाइकोसिस, इसका क्या संबंध है? क्या स्टेरॉइड देने के बाद मधुमेह बॉडी में उभरता है, और क्या उसका संबंध क्या है मधुमेह और म्यूकरमाइकोसिस? बहुत सही। ये इसमें तीनों चीज़ों के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो म्यूकर है, यह इस रूम में भी विद्यमान है, हमारे मुंह में भी जा रहा है, सांस के साथ अंदर जाता है, लेकिन क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो वहां पर ही वो नष्ट होता जाता है और वो बीमारी नहीं कर पाता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्कर बढ़ जाने के कारण से कम होती है। बहुत सारी शक्कर जब शरीर में रहती है तो उसमें यह म्यूकर की ग्रोथ के लिए एक अच्छा कल्चर मीडियम बन जाता है, खाद का काम करेगा। या तो ये उसमें बढ़ता है। दूसरा, स्टेरॉइड्स जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो स्टेरॉइड्स खुद भी डायबिटोजेनिक रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज के कारक हो सकते हैं। डायबिटीज अगर स्टेरॉइड्स के कारण से हो रही है तो भी शक्कर बहुत तेजी से बढ़ती है। तो डायबिटीज के कारण से, शक्कर की बीमारी खुद भी होने के कारण से, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उस समय हमको ये देखने में आता है कि यह बीमारी तेजी से उन व्यक्तियों को ग्रसित कर देती है जिनमें पहले यह बीमारी कभी नहीं हुई होती। तो डायबिटीज की दवाएं, डायबिटीज का नियंत्रण। अच्छा, यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस स्वयं भी पेनक्रियास को जाकर के थोड़ा डैमेज कर रहा है। तो जैसे कई ऐसे यंग पेशेंट्स हैं जिनको कि पहले कभी डायबिटीज नहीं थी, उनको जब कोरोना हुआ और हमने उनके खून की जांच कराई तो मालूम पड़ा कि सीधे फास्टिंग ब्लड शुगर 250 और खाना खाने के बाद की 400 के आसपास जा रही है। ये सभी फेवरेबल मीडियम हो जाते हैं म्यूकर की ग्रो करने के लिए। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स में यह म्यूकर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन बिना डायबिटीज के पेशेंट में भी हो सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आ रहा है कि लगभग शायद 20% मरीज ऐसे भी आ रहे हैं हमारे पास जिनको डायबिटीज कभी नहीं रही है जी, जिन्होंने भर्ती भी नहीं हुए, जिन्हें स्टेरॉइड्स नहीं लगे, जिन्हें ऑक्सीजन भी नहीं देनी पड़ी, उनमें भी ये देखने में आ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए सवाल ये उठा है कि क्या कोरोना वायरस स्वयं ही शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में उन रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो इस ब्लैक म्यूकर से लड़ने में काम आते थे। तो शायद उसके बारे में जब कुछ और जानकारी हमें मिलेगी तो इसका उपाय और हमको सही तरीके से मिल पाएगा। जी, डॉक्टर पांडे, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का उपचार क्या है, और उसमें क्या ये ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है इसका, और किन किन विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है उनके इलाज में, क्योंकि ये नाक, कान, आँख तक सब जगह असर करता है? जोशी जी, ये जो ब्लैक फंगस है यह हमारी अधिकतर केसेस में नाक के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो नाक से प्रवेश करने के बाद जो नाक की अंदर की झिल्ली रहती है इस पर चिपक जाता है और अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी ना हो तो वहां पर ही बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आप मान के चलें 70 to 90% पेशेंट्स में तो नाक में ही प्रभावित करता है। नाक में प्रभावित करने के बाद वहां पर ये ब्लड सप्लाई को भी ब्लॉक करता है और अपना ग्रोथ शुरू कर देता है। तो बड़ी बड़ी गठाने सी बनने लगती हैं, काले स्पॉट्स बनने लगते हैं और उसके ऊपर खून की पपड़ी निकल करके जमने लगती है। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। दरअसल फंगस का कलर ब्लैक नहीं है, जहां पर ये डैमेज करता है वहां पर निकला हुआ खून या ब्लड जो क्लॉट्स उसके ऊपर आ जाते हैं वो ब्लैक कलर के दिखते हैं, तो नाक के ऊपर वो पपड़ी जैसा जमा देते हैं। अगर इसको सही समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो यह पपड़ी टूट जाती है और नाक में ही एक तरफ से दूसरी तरफ भी प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ प्रभावित करके अब आप देखेंगे कि नाक में नीचे की तरफ है हमारा जबड़ा, तो अनियंत्रित रूप से हो रही है ग्रोथ जबड़े में चली जाती है, दांतों को डैमेज करती है, दांत टूट के गिरने लगते हैं, जबड़े को प्रभावित होते हैं। आंख में जाती है तो आंख में जाकर के अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है तो सबसे पहले तो दृष्टि बाधित हो जाती है, उसको दिखना बंद हो जाता है या फिर आंख पूरी बाहर आने लगती है। इसके बाद की स्टेज वो रहती है जब यह सीधे ब्रेन में जाकर के डैमेज करती है और ब्रेन में जब डैमेज करता है तो ये पूरी तरह सेप्टिसीमिया हो जाता है। उसमें लंग ब्रेस्ट के या ब्रेन के एब्सेस भी बड़े बड़े बनने लगते हैं। ये गंभीर स्थिति होती है। यह गंभीर स्थिति होती है। इसमें हमको फिर बाद में पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बात आँख की जो आपने की, आँख पर कितना असर करता है? कई बार ये देखा गया कि आँख भी निकालनी पड़ती है मरीज की। आँख को निकालना हमको तब पड़ता है जब ये पता पड़े कि नीचे से हड्डी से ऊपर जाकर के पहली बात तो आँख की ब्लड सप्लाई अगर बंद हो गई तो आँख पूरी तरह से डैमेज हो जाती है।
या फिर आंख के टिश्यू के पीछे जाकर के जब फंगस अपनी ग्रोथ शुरू करता है तो बड़ी बड़ी बॉल्स जैसी बन जाती है, गुच्छे। वो गुच्छे आंख को बाहर ही निकाल देते हैं, आंख का मूवमेंट पूरा खत्म हो जाता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है। लक्षणों के रूप में आंख लाल होती है, आंख से दो दो दिखने शुरू हो जाते हैं, दिखना कम होता है और दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब आंख पूरी बाहर आ जाती है तो ये आंख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, जिसमें कि आंख को निकाल देना ही जहर को शरीर के बाकी अंगों में फैलने से रोकने का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिव डिसीजन रहता है। तो इसमें आंख को निकालना भी पड़ सकता है। जी डॉक्टर पांडे, इसमें इसके इलाज में इंजेक्शन भी काफ़ी संख्या में लगते हैं। करीब एक मरीज को 60 से 70 तक एम्फोटेरिसिन लग रहे हैं। तो क्या इनका साइड इफेक्ट भी होता होगा और वास्तव में कितनी मेडिसिन देने की जरूरत है उनको? जैसे इसमें जो एक अभी तक सबसे ज्यादा असरकारी दवा पाई गई वो एम्फोटेरिसिन बी ही है। यह एम्फोटेरिसिन बी, आपको ताज्जुब होगा, 1960 से अभी तक इस्तेमाल होती आ रही है। एम्फोटेरिसिन बी की जो दवा है यह बेसिक दवा से लेकर के इसके रिफाइनमेंट्स तक की दवाएं एम्फोटेरिसिन बी के मॉलिक्यूल में ही काफी महंगी भी पड़ती है। जैसे इसका जो बेसिक इंजेक्शन है वह तो एक ही इंजेक्शन लगता है, जबकि जो रिफाइंड दवाइयां हैं वो 4 से 5 इंजेक्शन की आवश्यकता या वजन के हिसाब से लगता है, तो कभी कभी 5, 8 या 10 इंजेक्शन भी रोज लगाने पड़ते हैं। यह दवा आसानी से दी जाने वाली दवा नहीं है, इसको हमेशा सक्षम चिकित्सकों के नियंत्रण में ही दिया जाता है। यह कभी भी घर पर नहीं चढ़ाई जा सकती है, इसको अस्पताल में ही देते हैं, क्योंकि इसके साथ एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हमको व्यक्ति के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की जांच करनी पड़ती है और हफ्ते में 3 बार उसकी किडनी की जांच भी करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी कुछ मरीजों में यह किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर इन सब की मॉनिटरिंग की जाए तो उसको उन साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हुए भी इस दवा का कोई तोड़ दूसरा नहीं है। तो भले ही हमको डोज थोड़ी कम करनी पड़े, लेकिन देना ही, भले ही हम इसको डोज को और स्लो करके दें, हम इसके नए नए प्रारूप को पेशेंट्स को दें, लेकिन हमको यह पेशेंट की दी जाने वाली दवा यह उसकी जान बचाने के लिए बेहद कारगर होती है। तो एम्फोटेरिसिन बी इसकी एक दवा है। कुछ मरीजों में, जैसा आपने पूछा कि सब में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं जिनके की मान लीजिए बिल्कुल शुरुआत हुई है, अभी नाक में एक पपड़ी बनी है और वहां से फंगस को एक हमारे अच्छे ईएनटी सर्जन ने उसको नाक से निकाल दिया। निकाल देने के बाद अगर उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्होंने पूरी तरह से फंगस को निकाल दिया है तो इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस स्थिति में मुंह से दी जाने वाली गोलियों से भी इसको हम पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं, अगर पकड़ लिया जाए। लेकिन इसमें हमको एक बहुत अच्छी टीम अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जिसमें बेहद समझदार और इस दवा को देने में निपुण डॉक्टर्स हों, ईएनटी डॉक्टर्स अवेलेबल हों जो कि नाक में से उस फंगस को ग्रोथ को निकाल दें, आई डॉक्टर्स हों जो कि आंख की सही देखरेख कर सकें, और अगर ब्रेन में चला गया तो न्यूरोसर्जन्स। तो इसमें हमको एक बहुत अच्छी टीम अप्रोच की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ी संख्या में आए हुए पेशेंट्स के साथ इस टीम को बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है, तभी जाकर के हम अपने मरीजों को इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब, इंजेक्शन काफी मात्रा में लगाए जाते हैं, किडनी पर असर हो सकता है, तो इसके लिए क्या सावधानी रखना चाहिए? मैंने आपको बताया, जब ये इंजेक्शन कोई इस बीमारी के लिए हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किडनी ढंग से काम करती रहे। इसके लिए व्यक्ति को इंजेक्शन चढ़ाने के पहले सही मात्रा में फ्लूइड्स दिए जाते हैं। इसके बाद अगर छोटी मोटी एलर्जी होती भी है तो उसको नियंत्रण में किया जाता है, और फिर बहुत धीमे धीमे यह इंजेक्शन व्यक्ति को दिया जाता है। अगर यह इंजेक्शन के साथ में उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इंजेक्शन को हम धीमा भी कर सकते हैं, हम कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। निर्देशानुसार यह 8 से 10 या 12 घंटे में चढ़ना चाहिए। कुछ मरीजों को हम लोग ये 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि यह इनके प्राण बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, इसको लगातार हमको देना ही पड़ता है। निश्चित रूप से, जैसे कि आपने कहा, एम्फोटेरिसिन बहुत ज़रूरी दवा है, इसलिए देना मजबूरी है। अब बात करते हैं पोस्ट म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कोई ब्लैक फंगस के इलाज से उबर जाता है पेशेंट, उसके बाद वो क्या सावधानी रखे आगे के जीवन के लिए? ये भी महत्वपूर्ण है। दरअसल कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति को मान लीजिए नाक में ही दिक्कत थी और उसका नाक का ऑपरेशन हो गया, उसने कुछ दिन इंजेक्शन लगवा लिए हैं तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है। इन व्यक्तियों को अगले कम से कम नहीं से 2 से 3 महीने तक हर 7 से 10 दिन में जाकर के अपने ईएनटी डॉक्टर से, मतलब जिस भी अंग का उसको दिक्कत हुआ, चाहे आंख में हुआ हो या नाक में हुआ हो या दांतों में हुआ हो, अपने डॉक्टर्स को दिखा करके अपने उस भाग की जांच जरूर विस्तृत रूप से करा लेनी चाहिए कि कहीं छोटा मोटा बचा हुआ फंगस का कोई भी भाग
दोबारा बढ़ना तो नहीं शुरू कर रहा है, क्योंकि कई मरीजों में यह दवाइयां, अधिकतर आपको लगता होगा कि सिर्फ 14 दिन दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। कई मरीजों में ये दवाइयां 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी दी जा सकती हैं। यह एक बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने वाली बीमारी है, इसीलिए हमको इसके बारे में विशेष सावधानी हमेशा लेनी ही चाहिए। जी, डॉक्टर वीपी पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आकर आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी। धन्यवाद जोशी।
सपने बुनना। भाई हम सब तो बिल्कुल ठीक है। अब इन्हीं से पूछ लीजिए इनके हाल। क्यों भाई, अब तुझे क्या हुआ? लो, तुझे नहीं पता? नहीं। हाय, इनका वो नहीं रहा ना। कौन? हर्ष? अरे नहीं बाबा, इनका माइक। Who's Mike? You don't know Mike? अरे वही यार, इसका माइकल जैक्सन। So what? तुम उसके लिए उदास हो रही है? Idiot. ओ, ये तो उनकी बड़ी ही दीवानी थी। कितनी? यार मुझे तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। हाय। ओए लैला की औलाद, अब बंद कर। हाँ, उसकी थिरकन दिल की धड़कन से भी तेज। यार उसकी हर अदा में जादू है। ओए अब तू बंद करेगी? आंटी कर रही है फालतू में। यार मैं तो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दूंगी। लीला? ओए हिंदी मीडियम, चुप रह। पागल। Hey guys, please change the mood यार। हाँ यार, वैसे भी हम यहाँ पर इकट्ठे करके लिए हुए हैं। Of course, एंजॉय करने के लिए। So let's dance. yes, come on. Now, cool. अब बताओ क्या लोगे तुम लोग? जी, हम तो प्यासे हैं। जो पिला दोगी वो पी लेंगे। और सॉफ्ट भी है, सो सॉफ्ट ड्रिंक की लाइक करेंगे यार। ओके रानू काका, ओ रानू काका, चार सॉफ्ट ड्रिंक्स लाओ। चार और हम so tired यार।